गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको सब डिटेल में बताया था। आज टेंस का हम दूसरा पार्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या मतलब होता है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सारी चीज़ें सीखेंगे हम कि इसमें सेंटेंस कैसे कैसे आते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे, और पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं आपके वर्ब की फॉर्म फिल करने के, उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम पहचान करेंगे कि उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम यूज करेंगे। देखो, कॉन्टिन्यूस वर्ड का जो मतलब होता है ना, वो होता है अभी रनिंग में है काम। रनिंग का मतलब अभी चल रहा है काम, कंटिन्यू है काम, खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हो चुका है और अभी काम कंटिन्यू है। जैसे हम कहें कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा किताब पढ़ रहा है, बच्चा पोयम पढ़ रहा है, तो यानी कि वो काम क्या है, चल रहा है, तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले टेंस का हो गया क्या, नाम। फिर मैंने आपको क्या बताई थी, पहचान जरूरी है कि हिंदी के सेंटेंस में हम अगर पढ़ें तो कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो उसके लास्ट में क्या आएगा, आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा है। जैसे लास्ट टेंस में क्या आया था, ता है, ते है, ती है, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वो क्या आएगी पहचान, रहा है, रहे हैं और रही है। ये आवाज जब भी आए तो आप देख लेना कि जो आपका टेंस होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, नाम हो गया, पहचान होगी, फिर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। मेन होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कल का जो टेंस था उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू या डज। हम डू का यूज करते हैं या फिर डज का। आज जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, इज, एम या आर। देखो, आप ये कहते हो कि बच्चा खेल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, द चाइल्ड इज प्लेइंग। द चाइल्ड इज प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। लड़की खेल रही है, द गर्ल इज प्लेइंग। तो यानी कि इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर लगाओगे, ये लगाते हो। और इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मैंने इंग्लिश के 4 जनरल रूल आपको बताए थे कि इज, एम, आर, वोज, वर, ये कहीं पे भी आ जाए ना तो क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो आपको इस टेंस की अलग से फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप जनरल याद कर लो कि जहां पे भी इज, एम, आर, वोज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आएगा, वहां पे हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, तो ये आज हम इसके सेंटेंसेस करेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, और जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आईएनजी लगाने में आप मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, तो लिख लो आप, रूल्स, रूल्स फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं ये कुछ रूल्स आपको लिखवा रहा हूँ जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले आप लिखो, अगर वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब के एंड में ई आ जाए, वर्ब के एंड में क्या आ जाए, ई आ जाए, यानी कि ये नहीं है कि सारी वर्ब के पीछे जस्ट आईएनजी लगा दो और बन जाएगी। अगर वर्ब के लास्ट में ई आ जाए तो उस ई को हटाना है, उस ई को क्या करना है, हटाना है। और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, और उसकी जगह, और उसकी जगह आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि हम आईएनजी लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है, ई को साथ में नहीं रखना, ई को आपको क्या करना है, हटाना है। मैं आपको एग्जांपल देके सिखाता हूँ। जैसे राइट आ जाए, राइट, WRITE, लास्ट में क्या है बताओ, ई है। तो आप जब इसकी आईएनजी फॉर्म बनाओगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ई को हटा देना, वर्ब क्या बनेगी, WRITING, यानी कि ई को हटा के और बस सीधा आप लगा देना। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कम, कम में ई को हटा दो और सीधा बस क्या लगा दो, कमिंग। ई को हटा देंगे हम। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एडवाइज, एडवाइज मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। तो इसमें ई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, बस एडवाइजिंग। तो इस तरह के कुछ रूल आपको अगर पता होगा ना, तो जनरली भी इंग्लिश सीखने के अंदर आपकी क्या है, ये बहुत सारी हेल्प करेंगे। इसी का आप दूसरा रूल लिख लो। ये तो क्या था, लास्ट में देखो आपका ई आया था। अब सेकेंड रूल लिखो, अगर किसी वर्ब के लास्ट में, अगर किसी वर्ब की लास्ट में आपका आई ई आ जाए, आई ई आ जाए, आई ई, तो आई ई को हटाकर, आई ई को हटाना है, आई ई को क्या कर देंगे, हटाना है। और उसकी जगह, और उसकी जगह वाई लगेगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, वाई। अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। आई ई को हटा के उसकी जगह क्या लगा देंगे, वाई लगाएंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। और फिर
आईएनजी लगेगा। यानी कि डायरेक्ट ये नहीं है कि आप वर्ब की फॉर्म के पीछे आईएनजी लगा दो और आपका सही हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, उस आई ई को हटा के वाई लगाएंगे और फिर उसके बाद हम पीछे आईएनजी लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डाई। डाई का मतलब क्या होता है, मरना। तो यहाँ पे डी आई ई आ गया, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनानी हो ना, तो क्या करेंगे, इस आई ई को किस में चेंज करेंगे, वाई में, और फिर पीछे क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। तो क्या बनेगा, डाई का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या बनेगी इसकी, डाइंग, डी वाई आई एन जी। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, टाई। टी आई, टाई का मतलब क्या होता है, बांधना, किसी चीज को टाई करना, बांधना। तो हम क्या करेंगे, वाई लगा देंगे आई ई की जगह और फिर क्या लगाएंगे हम, आई एन जी, टाइंग, ठीक है। जैसे लाई, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना का अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना हो अपने को, आई ई हटा के क्या लगाएंगे, वाई, और फिर क्या लगा देंगे, आई एन जी। तो ये भी अच्छा रूल है कि अगर लास्ट में आई आ गया तो पहले आई को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, उसकी जगह वाई लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, आई एन जी लगेगा। तीसरा रूल आप लिख लो, अगर वर्ब का अगर वर्ब का जो लास्ट लेटर होता है, वर्ब का लास्ट लेटर कोई वोवल हो, लास्ट लेटर से पहले लिख लो आप, लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल हो, लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल हो, क्या हो, कोई वोवल हो, तो लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है, यानी कि उसको दो बार लिख दिया जाता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है और फिर आईएनजी लगता है, और फिर आईएनजी लगता है। लेकिन लेकिन तीन अल्फाबेट को छोड़ दो ना, डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर, यानी कि लास्ट में डब्ल्यू आ जाए, लास्ट में आर आ जाए, लास्ट में वाई आ जाए, तो उससे पहले अगर मान लो कोई वोवल आता है तो फिर हम इस डब्ल्यू को या इस आर को या इस वाई को डबल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, लास्ट लेटर से पहले क्या आ जाए आपका, जैसे मान लो मैं ये लिख दिया आर यू एन, रन, और मैं कहता हूँ इसकी है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओ। तो आप क्या करोगे, देखो लास्ट लेटर क्या है इसका, एन, और उससे पहले क्या आ गया आपका, वोवल। यानी कि मैंने क्या कहा था, लास्ट लेटर से पहले क्या आ जाए, वोवल। तो आईएनजी लगाने से पहले इस लास्ट लेटर को क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी कि एन डबल होगा और फिर क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, ठीक है। आपने पढ़ी भी होगी स्पेलिंग कि इस तरह रनिंग की स्पेलिंग आर यू एन आई एन जी थोड़ी होती है, आर यू डबल एन आई एन जी होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एस डब्ल्यू आई एम, स्विम, स्विम के बारे में सबने पढ़ा है, तैरना। तो बताओ आई, ये लास्ट लेटर से पहले क्या आ गया, देखो वोवल आ गया। लास्ट लेटर से पहले अगर वोवल आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, इस लास्ट लेटर को क्या करेंगे हम, डबल करेंगे, क्या आ जाएगा अपना, स्विमिंग आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बैग, बैग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना, भीख मांगना, इसको बैग बोलते हैं इंग्लिश में। तो फिर इसकी अगर आईएनजी फॉर्म बनानी हो तो देखो आप हर बार अपने आप से बोला करो कि लास्ट लेटर से पहले क्या आ गया, वोवल। अगर वोवल आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर लास्ट लेटर को डबल करेंगे, पी ई डबल जी आई एन जी, बैगिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये आर डब्ल्यू और वाई पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे आपकी वर्ब आ जाए थ्रो, अब देखो लास्ट लेटर से पहले क्या है, वोवल है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू को डबल नहीं करेंगे, सीधा क्या लगाएंगे, टी एच आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, थ्रोइंग, ठीक है। आपने स्पेलिंग भी पढ़ी होगी, क्योंकि डब्ल्यू कभी भी डबल नहीं होता लास्ट में, ना आर डबल होता ना वाई डबल होता, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ जनरल रूल बताए हैं जहाँ पे बच्चा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते वक्त कहीं गलती कर सकता है, लेकिन आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होगी। अब हम करते हैं इसके कुछ सेंटेंसेज। मैंने आपको पहचान बताई क्या होगा, रहा है, रहे हैं, रही हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम या आर। अच्छा, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि इज कहाँ पे लगाएं, एम कहाँ पे लगाएं और आर कहाँ पे लगाएं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ पहले। इज देखो किसके साथ लगेगा, आपका सिंगुलर के साथ। भाई कोई एक पर्सन है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज। अगर कोई प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर। और एम, एम तो किसके साथ लगता है, फिक्स है, आई के साथ, है ना। आई के साथ क्या लगेगा आपका, एम लगेगा। तो पहले हम करते हैं एफिर्मेटिव सेंटेंसेज। एफिर्मेटिव का मतलब होता है जो ना नेगेटिव होता और ना ही इंटेरोगेटिव होता, एफिर्मेटिव सेंटेंसेज। एफिर्मेटिव सेंटेंसेज मैं आपको करवाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखो पहला सेंटेंस आप ये नोट करते जाओ आप साथ साथ में। पहला सेंटेंस मान लो हम ये लिखें, बच्चा
क्रिकेट खेल रहा है। सभी सेंटेंस के एंड में, आज जितने भी सेंटेंस मैं आपको लिखवाऊंगा ना, लास्ट में आवाज किसकी आएगी? रहा है, रहे हैं, रही हूँ, ठीक है, इस तरह से आवाज आएगी। बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, मतलब आपको आभास होगा कि काम जो है ना अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बच्चा, द चाइल्ड या द बेबी इज प्लेइंग, इज लगेगा, चाइल्ड क्या है? सिंगुलर है, क्रिकेट खेलना प्ले, प्ले होता है, और प्लेइंग लगा देंगे आईएनजी, और क्या खेल रहा है? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्रिकेट, तो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग क्रिकेट। ये लिखो, दूध उबल रहा है, दूध उबल रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द मिल्क सिंगुलर, द मिल्क इज बॉइलिंग, उबलना क्या होता है? बॉयल, और आईएनजी लगा देंगे, द मिल्क इज बॉइलिंग। थर्ड सेंटेंस आप लिख लो, जैसे मैं गेंद को, गेंद मतलब बॉल, गेंद को पकड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, तो मैं गेंद को पकड़ रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई के साथ क्या लगता है? एम, पकड़ना को क्या बोलते हैं? कैच, CATCH, कैच, और आईएनजी लगा देंगे, आई एम कैचिंग द बॉल, मैं गेंद को पकड़ रहा हूँ, आई एम कैचिंग द बॉल। तो इस तरीके से आप जो है एफर्मेटिव सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि कितने भी बनाने ना, रूल आपके जो है ना यही रहने वाले हैं, इज एम आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। अब कुछ हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखो, नेगेटिव के अंदर मैं मान लो ये लिख दूं कि कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। इससे आपको देखो क्या है, कुछ नई नई वर्ब्स भी सीखने को मिलेगी कि भौंकना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो भौंकना को क्या बोलते हैं? बार्क, BARK। द डॉग, द डॉग इज नॉट बार्किंग, द डॉग इज नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। दूसरा सेंटेंस लिखो इसी का आप, जैसे वह उसे नहीं बुला रहा है, वह उसे नहीं बुला रहा है, बुलाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉल, कॉल करना, ठीक है। वह उसे नहीं बुला रहा है। अच्छा, ये वह जो है ना लड़का है, ये उसे किसे नहीं बुला रहा है? ये लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वह ही क्यों लिखा? क्योंकि नहीं बुला रहा है, ठीक है, लड़का है। ही इज नॉट कॉलिंग, अच्छा किसको नहीं बुला रहा है? अगर लड़के को नहीं बुला रहा है तो क्या लिखेंगे? हिम, और अगर लड़की को नहीं बुला रहा है तो क्या लिखेंगे? हर। अगर ये आ जाए कि वह उस लड़के को नहीं बुला रहा है तो हिम, यानी कि लड़के के लिए हिम लगता है लास्ट में, और लड़की के लिए क्या लगता है? हर लगता है। थर्ड सेंटेंस लिखो, बच्चा दरवाजा खोल रहा है, बच्चा दरवाजा नहीं खोल रहा है, लिख लो, बच्चा दरवाजा नहीं खोल रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। तो बच्चा यानी कि द चाइल्ड या द बेबी, इज सिंगुलर है, इज, खोलना क्या होता है? ओपन, द बेबी इज नोट, नोट लगा दो पहले, पहले क्या लगाओ? नोट, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। तो द बेबी इज नोट ओपनिंग द डोर, नोट ओपनिंग द डोर, बच्चा दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कितने भी बना लो, रूल आपके यही रहने वाले हैं। फिर हम बनाएंगे क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बताओ? इज, एम और आर। हम आज के टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी? आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, तभी तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। तो देखो, सेंटेंस बनाते हैं हम जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाएंगे। जैसे मान लो हम ये लिखें, क्या तुम दीवार बना रहे हो, बना रहे हो, दीवार बनाना, दीवार बनाना, जैसे बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल्ड, BUILD, बिल्डिंग होता है ना, बिल्ड एक वर्ब होती है। क्या तुम दीवार बना रहे हो? अच्छा, अपने को ये पता है स्टार्टिंग में या तो इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, ठीक है। अब ये कैसे पता लगे कि इज लगाएं, एम लगाएं कि आर लगाएं? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? देखो, यू, तुमको क्या बोलते हैं? यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर। जैसे हम ये लिखेंगे ना, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर राइटिंग ए लेटर, यू इज थोड़े लगाते हैं, यू इज राइटिंग ए लेटर, ऐसा नहीं लगाते ना। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर, तो ये आर क्या लगेगा? स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम? आर यू, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, दीवार बनाना, बनाना की वर्ब होती है बिल्डिंग, आर यू बिल्डिंग ए वॉल, यानी कि क्या तुम एक दीवार बना रहे हो? आर यू बिल्डिंग अ वॉल, इस तरह से हम पूछेंगे उससे। दूसरा सेंटेंस देखो, हम ये लिखें, क्या वह
पत्र लिख रही है, क्या वह पत्र लिख रही है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रही है, लड़की है शी, और शी के साथ क्या लगेगा, इज, तो इज शी राइटिंग ए लेटर, इज शी राइटिंग ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है आपने। और क्वेश्चन सेंटेंस करते हैं, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तुम, यू आ गया, फिर आर लगाएंगे यू के साथ, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाना मैंने कर बताया था सिंगिंग होता है, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो, ठीक है। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम फोर्थ सेंटेंस करते हैं, कौन सा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इजेमार तो स्टार्टिंग में आएंगे क्योंकि वो तो इंटेरोगेटिव में आते ही हैं, ये तो क्या आएंगे आपके स्टार्टिंग में आएंगे, और उसके अलावा नेगेटिव आ गया तो मतलब कि नोट भी आ जाएगा, प्लस नोट भी आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि नोट कहाँ पे आता है, नोट हमेशा बीच में अगर आएगा तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। नोट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद आएगा क्या, नोट। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा खुद को ही कि नोट जो है ना हम कहाँ पे लगाएंगे। जैसे मैं ये लिखूं, क्या वह गाना नहीं गा रही है, गाना नहीं गा रही है, लास्ट में सभी की आवाज क्या आएगी, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। क्या वह गाना नहीं गा रही है, तो वह लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा, इज शी, अब शी सब्जेक्ट है तो शी के बाद नोट लगेगा, ठीक है। इज शी नोट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज सी नोट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो ये नोट है ना ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, और कहीं आप जचा के देख लो बनेगा ही नहीं, कोई भी सेंस ही नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे हम ये लिखें, क्या तुम खाना नहीं पका रहे हो, खाना नहीं पका रहे हो, खाना पकाना क्या होता है, कुक, कुक द फूड। क्या तुम खाना नहीं पका रहे हो, तुम, यू के साथ क्या लगता है, आर, क्या लिखेंगे, आर यू, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नोट, आर यू नॉट कुकिंग द फूड, आर यू नॉट कुकिंग द फूड, ये लग जाएगा आपका। एक और सेंटेंस मैं आपको कराता हूँ, क्या बच्चा नहीं रो रहा है, नहीं रो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बच्चा सिंगुलर है, इज द बेबी सब्जेक्ट है, और इसके बाद क्या लगेगा, नोट, इज द बेबी नॉट क्राइंग, क्या बच्चा नहीं रो रहा है, ठीक है, क्राइंग लगा दो, वीप लगा दो, क्राइंग होता है बच्चे के लिए, क्राइंग वर्ड ही यूज करते हैं, चिल्लाना। फोर्थ सेंटेंस लिख लो, क्या वह नया घर, नया घर नहीं खरीद रही है, नहीं खरीद रही है, खरीदना क्या होता है इंग्लिश में, बाय, बाय को बोलते हैं खरीदना। तो देखो वह लड़की के लिए यूज कर रहे हैं, तो लड़की, शी के साथ क्या लगता है, इज, तो इज शी नहीं खरीद रही है तो शी के बाद आएगा नोट, इज शी नोट बाइंग, क्या खरीद रही है, नया घर, इज शी नोट बाइंग ए न्यू हाउस। तो इससे देखो आपको सेंटेंस बनाने आएंगे, वर्ब की फॉर्म का यूज करना आएगा, नोट कहाँ पे लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी तो इज आएगी कि आर आएगी कि एम आएगी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी बातों का आपको इन टेंसेस के हिसाब से पता लगेगा। जैसे हम ये कहें, क्या लकड़हारा, लकड़हारा क्या होता है, वुड कटर, जो लकड़ियां काटता है, क्या लकड़हारा लकड़ियां नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, काटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कट, तो क्या लिखेंगे, इज लकड़हारा सिंगुलर है, इज द वुड कटर, इज द वुड कटर नोट कटिंग, अच्छा आईएनजी के डबल हो जाएगा इसके, CUTTING, इज द वुड कटर नोट कटिंग द लकड़ियाँ, इज द वुड कटर नोट कटिंग द, हम बोल सकते हैं इसको, और लकड़ियाँ को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्टिक्स बोल सकते हैं, स्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, इज द वुड कटर नॉट कटिंग द स्टिक्स। तो इस तरीके से हमने चारों सेंटेंस बनाने सीख लिए, नेगेटिव, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान टेंस था ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अब मेन बात आती है कि जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING लगाएं। तो अब आप लिखो रूल्स,
रूल्स फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और बड़ी क्लासेस के हिसाब से यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल्स फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कि सेंटेंस आएगा तो आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब पहला इसमें रूल लिख लो, किसी ऐसी बात को बताने के लिए, किसी ऐसी बात को बताना जो बोलते समय चल रही है, जो बोलते समय चल रही है, यानी कि अब आप बोल रहे हो और वो एक्शन उसी समय हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, पहला एग्जाम्पल, मान लो आपका सेंटेंस आएगा पेपर में, द बेबी डैश क्राई, द बेबी डैश क्राई, और आपसे कहेगा कि ये वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरो, आपकी मर्जी है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरो, सेकंड, थर्ड या आईएनजी लगाओ। ठीक है, तो हम देखो सिंपल सा सोच सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है, तो द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग। तो कुछ आपको जो है ना वो कॉमन सेंस का भी यूज करना है कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये। उसके बाद हम ये लिख देंगे, माई मदर कुक फूड इन द किचन। अब आपका ये सेंटेंस आएगा पेपर में और आपको खुद सोचना है अपने दिमाग से कि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों लगाए हम इसकी हिंदी बनाएंगे। हिंदी क्या बनेगी कि मेरी मम्मी किचन में खाना पका रही है, तो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, रही है, तो क्या लिख देंगे, इज कुकिंग। तो ये रूल होता है आपका कि जिस टाइम आप बात बता रहे हो ना कोई भी, उसी टाइम वो बात चल भी रही है, यानी कि वो काम चल भी रहा है, तो ऐसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। दूसरा, जब आप कोई बात बता रहे हो, जब आप कोई बात बता रहे हो, वह उस समय तो नहीं चल रही, उस समय तो नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, लेकिन वर्तमान में चल रही है। अभी इसका मतलब समझाता हूं, वर्तमान में चल रही है, यानी कि जैसे मान लो आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, और आपके घर पे जो गेस्ट आया है उसने आपकी मम्मा से पूछा कि आजकल आपकी लड़की क्या कर रही है, तो आपकी मम्मा क्या बोलेगी कि मेरी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, और मान लो रात का टाइम है, तो रात के टाइम पे वो लड़की थोड़ी कॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन वो कहना चाह रही है कि इन दिनों मेरी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, तो वो भी क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। जैसे मान लो हम ये लिखें, हम ये लिख सकते हैं, सी इज, या इज नहीं लगाता मैं, ये तो आपको देखना है ना, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, सी स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है, सी स्टडी बायोलॉजी दीज डेज। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों, यानी कि वो इन दिनों बायोलॉजी की पढ़ाई कर रही है, तो क्या लिखेंगे, सी इज स्टडिंग। आपको हिंदी बनानी है कि वह इन दिनों बायोलॉजी की पढ़ाई कर रही है, तो सी इज स्टडिंग बायोलॉजी दीज डेज। या हम ये लिख सकते हैं, ही स्टडी इन कॉलेज दीज डेज, वह इन दिनों कॉलेज में पढ़ रहा है, चाहे अभी ना पढ़ रहा हो जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो एट प्रेजेंट में इन दिनों पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ही इज स्टडिंग, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह के एक्शन को भी हम जो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखाते हैं। तीसरा आप लिख लो, थर्ड है आपका, अगर सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कुछ वर्ड होंगे, सेंटेंस में नाउ दीज डेज एट दिस टाइम, क्या क्या आ जाए, नाउ दीज डेज एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, नाउएडेज, नाउएडेज, एट दिस टाइम आ जाए, नाउएडेज आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट, इनका सभी का मतलब होता है इस समय पर, एट दिस मोमेंट आ जाए। ठीक है, एट प्रेजेंट मैंने लिख ही दिया। आदि वर्ड्स आ जाए, आदि वर्ड्स आ जाए, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा क्या है। जैसे हम ये कहें कि सी कुक फूड नाउ, नाउ वर्ड आ गया, नाउ का मतलब होता है अब, यानी कि
वह अभी खाना पका रही है। आप हिंदी बना के देखोगे ना, लास्ट में आवाज किसकी आ रही है, देखो रही है, रहा है, रहे हैं, रही है, किसके जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या लिखेंगे, सी इज कुकिंग फूड नाउ, वह अभी खाना पका रही है। और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देके, जैसे मान लो एट प्रेजेंट आ जाए, हम ये लिखें आई लिव इन दिल्ली एट प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट में मैं दिल्ली में रह रहा हूं। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, आई एम लिविंग, आई एम लिविंग इन दिल्ली एट प्रेजेंट। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हम ये कहें कि आई वॉच ए मूवी एट दिस टाइम, इसका मतलब होता है इस समय पर मैं एक मूवी देख रहा हूं, आवाज किसकी आ रही है, रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, आई एम वॉचिंग, यानी कि अभी काम चल रहा है, आई एम वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम। ये लिखें माई ब्रदर, माई ब्रदर टू रिसर्च, रिसर्च, माई ब्रदर टू रिसर्च दीज डेज, इसका मतलब होता है कि मेरा भाई इन दिनों में कोई रिसर्च कर रहा है। रिसर्च क्या होती है, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट की हायर स्टडीज करते हो तो आप उसके ऊपर क्या है, काफ़ी सारी रिसर्च आपको करनी पड़ती है, आपको अपना मान लो कि थीसिस जमा करवानी पड़ती है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, फील्ड के अंदर जाके अपने प्रोफेसर की हेल्प लेके, ऑनलाइन हेल्प लेके। तो वो कहता है मेरा भाई आजकल, दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों में रिसर्च कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इज डूइंग। आप देखो हिंदी बनाना सीख गए ना, तो लास्ट में आवाज आपको पता लगेगी क्या आ रहा है, रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। इस तरह से हम ये कहें कि माई सिस्टर, माई सिस्टर टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश नाउएडेज। नाउएडेज का मतलब भी क्या होता है, इन दिनों, क्या यानी कि इन दिनों मेरी बहन इंग्लिश पढ़ा रही है। तो माई सिस्टर इज टीचिंग, ये हिंदी नहीं बनाएंगे कि मेरी सिस्टर इन दिनों इंग्लिश पढ़ाती है, नहीं, इन दिनों जहां पे भी आएगा ना उसकी सेंस यही बनती है कि मेरी सिस्टर इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ जो सेंटेंस आएंगे ना आपके, वो क्या आएंगे, हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी ही लगाओगे आप। फोर्थ, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो कि किसी नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए, के एक्शन को बताने के लिए, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या मतलब है। नियर फ्यूचर का मतलब होता है कि बहुत बहुत कम समय के बाद आप ये कोई काम करने वाले हो। जैसे आप ये कहो कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, गलत नहीं होता। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये भी बोल सकते हैं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। लेकिन सबसे सही कौन सा होता है, आई एम गोइंग, क्योंकि ये बहुत नियर फ्यूचर है। आप ये नहीं कह रहे कि मैं 20 दिन बाद दिल्ली जाऊंगा, मैं 50 दिन बाद जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा या शाम को जाऊंगा, रात को जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जैसे आई गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, एक ही बात है, कैसे भी बोल दो। इसमें क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग। देखो आप जितनी चीजें पढ़ते जाओगे आपको तभी तो पता लगेगा ना कि इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है। इसके अंदर कोई चीजें बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होती कि 100% एक ही चीज के ऊपर आपको रिजिड होना है। कई बार यहाँ पे आई विल गो भी लग जाएगा, आई शैल गो भी लगा देते हैं, आई एम गोइंग भी लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत कोई नहीं करता एग्जामिनर, ठीक है। जैसे हम ये लिखें, शी गो टू दुबई टू नाइट, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि वह आज रात दुबई जा रही है। तो मतलब कि बहुत नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी होने ही वाला है, ठीक है, टू नाइट। तो सी इज गोइंग, सी इज गोइंग टू दुबई टू नाइट। तो आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा कि बहुत नियर फ्यूचर के अंदर कोई काम हो रहा हो ना, उसको भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और लिख देते हैं, माई सिस्टर कम बैक होम टुमारो, इसका क्या मतलब है कि मेरी बहन कल घर वापस आ रही है। मान लो आपकी सिस्टर कहीं बाहर सिटी में रह के, किसी बाहर कंट्री में रह के पढ़ाई कर रही है, ठीक है, और वो जो है ना घर आ रही है, तो आप उसको क्या लिखोगे, माई सिस्टर इज कमिंग बैक होम टुमारो, मेरी सिस्टर कल घर वापस आ रही है, इज कमिंग बैक।
आप ये भी सोच सकते हो कि मेरी सिस्टर कल घर वापस आएगी, विल कम बैक, है ना। लेकिन इससे बेटर क्या है कि बिल्कुल नियर फ्यूचर की आप बात कर रहे हो कि वो डेफिनेट आना ही आना है उसने कल, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, माई सिस्टर इज कमिंग बैक टुमारो। तो रूल देखो और भी काफ़ी होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा रूल आप सीखोगे ना, आप याद रखना उतने ज़्यादा आप चीज़ों को भूलते जाओगे। तो कुछ ऐसे रूल सीख लो कि जो आपकी हेल्प करे, और बाकी आपकी कॉमन सेंस जो है ना एग्जाम के अंदर काम करती है। तो ये 4 रूल भी अगर आप सीख लोगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हर एक सेंटेंस का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम सेंटेंसेस की। उसमें आपको खुद को सोचना है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी क्यों लगाया। लगेगा तो सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन क्यों लगा वो आपको सोचना है। ठीक है, जैसे मैं पहला एग्जांपल देता हूं आपको, द क्लाउड्स मूव अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस द स्काई। जैसे हम ये कहते हैं हिंदी में कि आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, आवाज किसकी आ रही है पीछे देखो, मंडरा रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसको एक दो सेंटेंस को हिंदी में भी लिख लो ताकि बाद में भी आपको याद रहे। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, तो पीछे आवाज आ गई, रहा है, रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, द क्लाउड्स आर मूविंग। और पीछे ई आ जाए तो मैंने क्या कहा था, ई को हटा के क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। देखो रूल हर एक काम आते हैं, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अगर आपने ये रूल नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ई कहाँ जाएगा। ठीक है, ये है, हम ये कहें कि वी लर्न इंग्लिश दीज डेज। अब आपको बताना है कि इसके अंदर क्या आएगा, आप तुरंत पहचान जाओगे कि दीज डेज आ गया, मतलब कि इन दिनों हम इंग्लिश सीख रहे हैं की आवाज आ गई, तो क्या लिखेंगे, वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, यानी कि इन दिनों हम इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं। तीसरा सेंटेंस मान लो आपका आ जाए, सी स्टैंड बाय द फायर। अब कुछ आपको और चीजें भी मैं सिखाऊंगा साथ साथ में। इसकी हिंदी में बोलते हैं इसको, वह आग के नजदीक खड़ी है, आग के पास या आग के नजदीक खड़ी है। तो देखो यहाँ पे इसके साथ जो है ना हम क्या लगाते हैं, इसके साथ बाय द फायर, उस किसी के पास खड़ा होना, बाय द फायर, उसके साथ बाय प्रेपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, तो इससे आपको कुछ और बातें भी सीखने को मिलेगी कि प्रेपोजिशन कहाँ पे कैसे लगती है। तो आग के नजदीक खड़ी है, देखो एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी वो बोल रहे हैं ना, तो उसी टाइम पे वो वहां पे खड़ी है, तो क्या लिखेंगे, सी इज स्टैंडिंग बाय द फायर, मतलब वह आग के नजदीक खड़ी है। फोर्थ सेंटेंस में आपको देता हूँ, बच्चा, मैं पहले इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, हिंदी बाद में बताऊंगा आपको। ये आपका आज अगर मान लो कि द चाइल्ड लाफ एट द बैगर, एट द बैगर, बैगर होता है भिखारी, भीख मांगने वाला। द चाइल्ड, जैसे बच्चा भिखारी को देख के उसके ऊपर हंस रहा है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है, बच्चा भिखारी पर हंस रहा है। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्या ये एट क्या होती है, प्रेपोजिशन, और लाफ के साथ हमेशा ही जिंदगी में याद रखना एट प्रेपोजिशन लगेगी हमेशा। ठीक है, तो द चाइल्ड इज लाफिंग, द चाइल्ड इज लाफिंग एट द बैगर, बच्चा भिखारी के ऊपर हंस रहा है। इंग्लिश के साथ हिंदी में भी लिख लो ताकि कोई और आपकी नोटबुक पढ़े तो उसको भी बेनिफिट हो। बच्चा भिखारी के ऊपर या भिखारी पर हंस रहा है, हंस रहा है। तो एक बात आप और याद रखना कि लाफ के साथ जो हमेशा क्या लगता है, एट, और ये एट क्या होती है आपकी इंग्लिश में, प्रेपोजिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जब हम प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा, बट साथ साथ में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बाय है, बाय भी क्या होती है आपकी, प्रेपोजिशन होती है, तो ये प्रेपोजिशन बोलते हैं इनको। फिफ्थ सेंटेंस लिखो, कुछ सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि जितना आज आपने सीखा है उसकी कम से कम क्या हो, प्रैक्टिस भी हो जाए। जैसे हम लिखें, द डॉक्टर डैश एग्जामाइन द पेशेंट्स। एग्जामाइन करना क्या होता है, उनकी देखभाल करना या देख रेख करना। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ड्यूटी पे डॉक्टर आते हैं, तो वो क्या करता है, उसको एग्जामाइन करता है। ठीक है, कि पेशेंट की अब तबीयत कैसी है, दवाई ये ठीक ले रहा है या नहीं, या दवाई ले रहा है तो इसको असर कर रही है कि नहीं, उसको बोलते हैं एग्जामाइन करना। तो प्रेजेंट में काम कर रहा है ना, कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को एग्जामाइन कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर इज एग्जामाइनिंग। और देखो फिर वही रूल आ गया, लास्ट में ई आ गया तो ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और सीधा क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ई को हटा के बस। और लिखो आप सेंटेंस,
आई डैश गोइंग टू इंग्लैंड इंग्लैंड टुमेरो, मैं ये कह दूं कि मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूं, तो वही नियर फ्यूचर की बात होगी ना, बहुत नियर फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू इंग्लैंड टुमेरो, ये लिख देंगे। और हम लिख दें इट रेन, RAIN नाउ, इसका मतलब होता है अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वैसे भी आवाज आ रही है किसकी, रही है, अभी बारिश हो रही है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग नाउ। रेन भी अपने आप में क्या होती है, एक वर्ब होती है, ठीक है। इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, या इट इज रेनिंग नाउ आउटसाइड, या इट इज रेनिंग आउटसाइड नाउ, अभी बाहर बारिश हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम ये लिखते हैं, द चाइल्ड क्राई बिकॉज बिकॉज ही इज हंग्री। हंग्री क्या होता है, भूखा, यानी हम ये कह रहे हैं कि बच्चा चिल्ला रहा है या बच्चा रो रहा है, क्यों 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 रो रहा है, क्योंकि वो भूखा है। तो चाइल्ड इज क्राइंग, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप हिंदी इसकी क्या बनाना चाहते हो। आप खुद बताओगे कि हिंदी हम बनाना चाहते हैं कि बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्योंकि वो भूखा है, तो चाइल्ड इज क्राइंग आ जाएगा। और सेंटेंस में लिखवाता हूँ आपको, जैसे मैं कहूँ समथिंग समथिंग डैश बर्न इन द किचन, इन द किचन। जैसे हमारे को कई बार क्या आती है, स्मेल आती है, और हमारे पास कोई बंदा बैठा होता है, हम उसको बोलते हैं फटाफट किचन के अंदर जाके देख के आओ, कुछ जल रहा है। बर्न क्या होता है, जलना, तो क्या लिखेंगे, समथिंग इज बर्निंग इन द किचन, समथिंग इज बर्निंग इन द किचन। और सेंटेंस लिखवाता हूँ आपको, जैसे द मिल्क बॉयल इन द किचन, यानी कि रसोई में दूध उबल रहा है, तो क्या लिखेंगे, द मिल्क इज बॉइलिंग इन द किचन, द मिल्क इज बॉइलिंग इन द किचन। तो ये मैंने आपको 10 सेंटेंस भी करा दिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपने जो कुछ सीखा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ में। और हमने हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनानी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, आज वो भी सीख लिया। आज का अपना लास्ट काम क्या रह गया, वर्ब। मैंने कल बताया था एक चीज की है ना डेली रूटीन बना लो, चाहे थोड़ी थोड़ी करते रहो, लेकिन उसको डेली करो। एक दिन आप देखोगे तो आपके पास बहुत बड़ी, यानी कि एक वोकैब हो जाएगी इकट्ठी आपकी, कम से कम 100-150 वर्ब तो आपको कभी भी किसी भी टाइम पे याद होनी चाहिए। अब हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फॉर्म। 5 वर्ब की फॉर्म मैंने कल लिखवा दी थी, आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। क्योंकि जब आप सीखते हो ना तो सारी चीजें एक साथ सीखो, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्म आप लिख लो यहाँ पे राइट, राइट सिक्स्थ फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, RWROTE, राइट, रोट, रिटन, RWRITTEN, राइट, रोट, रिटन, ऐसे 3 बार बोला करो, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। और राइटिंग WRITING, ई हटा के और क्या लगा दो, ING लगा दो, ठीक है। ये बाय, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। साथ साथ में हिंदी भी लिख लिया करो, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। आप कोई भी चीज खरीदते हो, घर खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, सबकी एक ही बात होती है, बाय। सेकंड फॉर्म होती है बोट, बाय बोट, और थर्ड भी बोट होती है, बाय बोट बोट। और आईएनजी लगेगा तो बस सीधा वाई के बाद क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, बाय बोट बोट। फिर आप लिखो कम, कम का मतलब क्या होता है, आना, कहीं से वापस आना, उसको क्या बोलते हैं, हम कम बोलते हैं। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, कम केम कम, कम केम, फिर दोबारा से कम आ जाएगा, और लास्ट में ई आ गया तो ई को हटा के क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, ये क्या आ गया आपका, कमिंग आ गया, ठीक है। 6-7, इसके बाद 8 नोट कर लो। उसके बाद लिखो आप नाइन्थ वर्ब की फॉर्म, कुक। कुक मतलब क्या होता है, खाना पकाना, कोई भी चीज पकाना। कुक की सेकंड फॉर्म होती है, ईडी लगा दो, कुक, कुकड, कुकड, और आईएनजी लगा दो, कुकिंग बन जाएगा, COOKING, ये क्या बन जाएगा आपका, कुकिंग बन जाएगा। 10th लिख लो वर्ब की फॉर्म, 10th आप लिखो कैच। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना किसी भी चीज को, कैच मतलब पकड़ना। तो कैच की सेकंड फॉर्म होती है कोट, जैसे बाय बोट बोट, कैच कोट कोट। सी इसमें ओ लगता है, इसमें ए लगता है, ठीक है। CAUGHT कोट।
CAUGHT, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, ठीक है। कैच, कोट, कोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनाना हो तो बस इसके पीछे क्या लगा दो, सिर्फ आईएनजी लगा दो, ठीक है। तो ये आपको 5 वर्ब की फॉर्म नोट करनी है, साथ साथ में हिंदी भी नोट करनी है, ताकि सिर्फ आपका ही बेनिफिट ना हो, आपके बाद आपकी नोटबुक को लेके कोई पढ़े ना, उसको भी पता लगे। क्योंकि आप तो वीडियो सुन रहे हो, जो चीज़ें आपको समझ आ रही है वो आप समझते जा रहे हो, लेकिन अगर कोई नोटबुक पढ़ेगा उसको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, तो फिर उसको थोड़े पता है कि ये कहाँ से लिखी गई है। तो कम से कम आपने लिखी होगी तो वो भी उस चीज़ को क्या है, समझ पाएगा। तो ये अपना था पूरा का पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स क्या होते हैं, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एग्जाम के अंदर जो आपके सेंटेंस आते हैं उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।